जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम पॉलिटी का रुक्मिणी पब्लिकेशन जो अभी न्यू में एक बुक निकाले हैं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी कक्षा 6 से लेकर के 12 तक का निचोड़ दिया है ना। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम आप लोगों को पूरे करवाएंगे दोस्तों, आप लोग हमें सपोर्ट करें। तो यहाँ पे आज हम चैप्टर नंबर 3 करवाएंगे, है ना, रिवीजन करवाएंगे। तो एग्ज़ाम का टाइम अब ज़्यादा नहीं है, बीपीएससी टीआर 3.0 का ज़्यादा टाइम अब नहीं है। जो कहा गया था पहले कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, लेकिन अब अगस्त में नहीं कर करके अब ये हम लोगों का मार्च में ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, है ना। तो इसीलिए अधिक से अधिक रिवीजन करना है और अपना अपना एक सीट के लिए सफलता हासिल करना है। चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं किसका। तो ये ऐसा नहीं है कि बीपीएससी शिक्षक टीआरई 3.0 के लिए ही आवश्यक है, इन सभी एग्ज़ामों के लिए आवश्यक होंगे। इसीलिए सभी एग्ज़ामों के उद्देश्य से आप लोग उसे, जो दरोगा का भी एग्ज़ाम देंगे, है ना, मेंस, है ना, जो अभी बिहार में पीटी निकला है मेंस का होगा, है ना, बिहार एसएससी में पूछा जाएगा, है ना, बीपीएससी टीआर 3.0 में पूछा जाएगा। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन पूछने का अधिक से अधिक संभावना बनता है दोस्तों। आप लोग को ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है। रहता है कि हम लोग का दिमाग में सब क्वेश्चन नहीं रहता है, रहेंगे तब जब तक रिवीजन अधिक से अधिक करेंगे तब हम लोग के दिमाग में ये सारा क्वेश्चन हो जाएंगे, रह जाएंगे, फेविकॉल की तरह चिपक जाएंगे। समझ गए? तो चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं, पॉइंट पर चलते हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 3 कि भारतीय संविधान सभा एवं संविधान के निर्माण किस तरह से किए। ये यहाँ पे जो हमारे भारत का जो संविधान का जो निर्माण जिस समय में हुआ था, है ना, तो इस समय में ठीक इसी तरह से यहाँ पे जो बैठे हैं, है ना, हमारे देश के सभी महापुरुषों सब, नेतागण लोग सब, है ना, तो इसी के बारे में किस तरह से बना है, क्या किया है, इन सभी पॉइंटों को पढ़ना है। यहाँ पे दिया है कि रॉलेट एक्ट अंग्रेजों और मनमानेपन का एक और उदाहरण था। इसके कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों का कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे। क्या थे? सख्त खिलाफ। भारतीय विरोध के बावजूद मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इन कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन? अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के शहर में जलियांवाला बाग में एक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय जब सभा चल रही थी, सब आदमी इकट्ठा थे उन जलियांवाला बाग में, है ना, स्थान पर। उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिला हुआ। उनसे उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, ठीक ना। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और असंख्य लोग जख्मी हुए। मरने और घायल होने वालों की बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। हंटर समिति ने 379 व्यक्तियों की और मालवीय समिति 1000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या की पुष्टि की हंटर कमीशन के द्वारा। फिर यहाँ पे पॉइंट दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में पश्चात वर्ष 1919 के अंत में ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों में एक प्रावधान यह भी था कि इस अधिनियम के लागू होने से 10 वर्ष के उपरांत इनके प्रभावों की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार एक आयोग गठित करेगी। ऐसे आयोग का 8 नवंबर 1927 में ही कर दिया गया। इस अध्याय का अध्यक्ष जॉन साइमन को बनाया गया। इस आयोग में 6 अन्य सदस्य भी था। इस बात सदस्य आयोग को साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। साइमन आयोग में सभी 7 लोग अंग्रेज था। अतः इसे भारतीयों ने श्वेत आयोग भी कहा है। फरवरी 1928 में साइमन आयोग भारत में सर्वप्रथम बॉम्बे पहुंचा था। साइमन आयोग ने एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, अतः भारत में साइमन आयोग का व्यापक विरोध हुआ। क्यों नहीं हुआ, है ना, क्यों नहीं होगा?
भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार संविधान का एक मसौदा तैयार करने का चुनौती दिया। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति गठित किया। इस समिति ने 1928 में अपना रिपोर्ट जारी किया। क्या रिपोर्ट जारी किया? इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, देशी रियासतों की केंद्र के अधीन लाया जाना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समर्पित तथा मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना इत्यादि, इन सभी तत्वों पर ध्यान रखना है। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना द्वारा 14 सूत्री मांग 1929 में प्रस्तुत किया। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट जिन्ना ने 14 सूत्री मांग के कारण स्वीकार नहीं किया। समझ गए? इसके बाद फिर यहाँ पे दिया है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की आधिकारिक मांग की। कांग्रेस अधिवेशन 1936 के लखनऊ में स्पष्ट शब्दों में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण पर विचार दिया। किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह विचार दिया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भारत से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए वर्ष 1930, 1931 एवं 1932 में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से भारत के संविधान के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत किया, जिस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक संसद से पारित होकर तथा ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 का रूप लिया। 1935 का रूप लिया। भारत शासन अधिनियम 1935 एक विस्तृत अधिनियम था जो बाद में भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत साबित हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों एवं देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का उपबंध था, परंतु ऐसा संघ उस समय अस्तित्व में नहीं आया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू हो गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों चुनाव कराए गए। इस चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने बम्बई, असम तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बम्बई प्रांत में कांग्रेस बहुमत के काफ़ी करीब रही थी। बम्बई में भी कांग्रेस ने सरकार बना ली। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस द्वारा मिलीजुली सरकार बनाई गई। फिर यहाँ से दोस्तों देखते हैं पॉइंट को कि कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा वर्ष 1939 में त्यागपत्र दे दिया गया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को, याद रखेंगे, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग प्रस्तुत किया। 1940 में 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट को दूर करने तथा युद्ध में भारत का सहयोग पाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 8 अगस्त 1940 को। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार लिनलिथगो, वायसराय लिनलिथगो के द्वारा। समझ गया? याद रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें: गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को संख्या बढ़ाई जाएगी। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को भी होंगे। भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है। प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारत का संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाएगा। भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया गया कि अंग्रेज किसी ऐसी संस्था को शासन नहीं सौंपेंगे जिसके विरुद्ध में सुदृढ़ मत हो। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अगस्त प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया। भारत की स्वतंत्रता के आश्वासन की अनुपस्थिति के कारण कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक बताया, जबकि पाकिस्तान गठन के आश्वासन के अभाव के कारण मुस्लिम लीग ने इसे असंतोषजनक कहा।
अगस्त प्रस्ताव की असफलता के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत के नेताओं का वार्ता के लिए भारत भेजा। कहाँ भेजा? भारत भेजा। 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव के मुख्य बात थे डोमिनियन राज के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इस संघ के राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। युद्धोपरांत संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इस परिषद के सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को विधिकाओं द्वारा निर्वाचित तथा देशी रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत होंगे। भारत के किसी प्रांत एवं देशी रियासतों को भावी भारतीय संघ एवं संविधान निर्मात्री सभा पृथक रहने की स्वतंत्रता होगी। संविधान निर्मात्री सभा में अल्पसंख्यकों की रक्षा के मुद्दे को आपसी समझौते से तय की जाएगी। इस प्रस्ताव में उल्लेखित व्यवस्था की स्थापना तक भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। क्रिप्स मिशन द्वारा यह पहली बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारत का संविधान भारत द्वारा निर्माण किया जाएगा। क्रिप्स मिशन ने किया कि कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकराया क्योंकि इस प्रस्ताव में भारत की खंडों में बांटने का रास्ता खोल दिया। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया क्योंकि उसमें पाकिस्तान निर्माण का स्पष्ट आश्वासन नहीं था। 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में आने वाली आंतरिक अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना गया। CR फार्मूला की मुख्य बातें कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन मुस्लिम लीग द्वारा भी किया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग द्वारा किया जाना चाहिए। यह विश्व युद्ध के पश्चात मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को नागरिक जनमत द्वारा यह तय करेंगे कि उन्हें भारत संघ के पृथक रहना या नहीं। यदि दो राज्यों भारत पाकिस्तान के निर्माण का निश्चय हो जाए तो दोनों राज्यों की रक्षा, यातायात आदि जैसे समान हितों के संबंध में एक समझौता कर लेना होगा। यह योजना उस समय कार्यरत रूप से परिणत की जाएगी जब भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा हो जाए। गांधी जी CR फार्मूला पर मोहम्मद अली जिन्ना की बातचीत किया लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1943 ईस्वी में लॉर्ड बेवेल वायसराय बनकर भारत आया। बेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए एक योजना प्रस्तुत किया जिसे बेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। बेवेल योजना की मुख्य बातें इस प्रकार थी कि केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी सदस्य भारतीय होंगे और रक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। कार्यकारिणी परिषद में हिंदू एवं मुस्लिम सदस्यों का संख्या बराबर होगी। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम सरकार की तरह होगी। इस योजना की वार्ता के लिए भारतीयों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। बेवेल योजना पर वार्ता के लिए भारतीयों की एक सर्वदलीय बैठक वायसराय लॉर्ड बेवेल द्वारा 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में बुलाई गई। इस बैठक को शिमला सम्मेलन 1945 कहा जाता है। शिमला सम्मेलन 1945 के द्वारा लॉर्ड बेवेल के द्वारा। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित कार्यकारिणी परिषद में कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आज़ाद ने नाम का विरोध किया। मुस्लिम लीग प्रस्तावित कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों का नाम देने का अधिकार सिर्फ अपने हाथों में चाहती थी। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को है। इस हठ पर अड़ी रही, फलतः यह सम्मेलन विफल रही। 14 जुलाई 1945 को वायसराय लॉर्ड बेवेल ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित किया। क्या किया? विफल घोषित यानी कि असफल घोषित किया। अगला पॉइंट फिर दिया है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 में ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में मजदूर दल लेबर पार्टी का सरकार बनी। 19 फरवरी 1946 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत के मामलों पर सुलझाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों का एक टीम को भारत भेजने की घोषणा की। इस टीम को कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टैमफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष और AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। 24 मार्च 1946 के कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से वार्ता करके अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को अपना योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन योजना कब प्रस्तुत हुआ? तो 16 मई 1946 को योजना प्रस्तुत की गई। अब कैबिनेट मिशन योजना की मुख्य बातें को चर्चा करते हैं। यहाँ पे है भारत में राज्यों का एक संघ स्थापित हो जिसमें ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र एवं देशी रियासतें शामिल हो एवं एक अंतरिम केंद्रीय सरकार का गठन हो। विदेश, रक्षा एवं संचार जैसे आवश्यक केंद्रीय विषयों को अतिरिक्त अन्य विषयों पर शासन का अधिकार प्रांतीय सरकार के हाथ में हो।
प्रस्तावित संघ में शामिल होना किसी रियासत की इच्छा पर निर्भर करेगा। एक संविधान सभा किया जाए जिसमें समान रूप से 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व रखा जाए। संविधान सभा में किसी प्रांत एवं देशी रियासतों का शामिल होना उसकी इच्छा पर निर्भर होगा। संविधान सभा ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रति से प्रांतीय विधायिका द्वारा निर्वाचित होंगे, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधि रियासत के शासकों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन योजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व उपबंध के आधार पर संविधान सभा 389 सदस्यों का होना निश्चित किया गया। संविधान सभा में ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र के लिए 296 सीट तथा देशी रियासतों के 93 सीट निर्धारित किए गए। 296 प्लस 93 इजकल टू कितना 389। ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्रों में 11 प्रांतों के लिए 292 सीट तथा 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सीट प्रत्येक से एक निर्धारित किए गए। 11 प्रांतों का नाम मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत बिहार तथा मध्य प्रांत, उड़ीसा, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, असम एवं बंगाल। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों का नाम कौन कौन? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान। जैसे संविधान सभा में ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित 296 सीटों के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न कराए गए। इन 296 सीटों पर कांग्रेस 208 सीटों पर, मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर विजय मिली। 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजय रहे, जबकि एक सीट पर विजय यूनियनिस्ट मुस्लिम यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, सिख, गैर कांग्रेसी तथा कम्युनिस्ट को प्राप्त हुआ। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में संविधान सभा में सीटों का आवंटन 3 समुदायों मुस्लिम, सिख समान वर्ग के उनके जनसंख्या के अनुपात में किया गया। समान वर्ग अर्थ मुस्लिम एवं सिख समुदाय का अलावा प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रांतीय विधायी के संबंधित समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा किया गया। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई। भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। कहाँ? तो दिल्ली में। याद रखेंगे, पॉइंट पूछा जाता है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। पाकिस्तान की मांग पर स्पष्ट आश्वासन न मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने अपने को संविधान सभा से अलग रखा था। बाद में मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल होना स्वीकार किया। शुरू में देशी रियासतों में भी संविधान सभा के अपने को दूर रखा, लेकिन धीरे धीरे वे संविधान सभा में शामिल हुए। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की अध्यक्षता इस सभा के एक वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी 11 दिसंबर क्या है यहाँ पे दिया है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हुए। 11 दिसंबर 1946 यानी 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। संविधान सभा ने एस.सी. मुखर्जी एवं टी.वी.टी. कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा को समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के अस्तित्व में आने वाले उपरांत मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान के लिए निर्धारित क्षेत्रों से संबंधित थे, भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, जिसके फलस्वरूप भारतीय संविधान सभा के लिए निर्धारित सदस्य संख्या 389 घटकर 299 रह गई। ब्रिटिश अधीन भारतीय क्षेत्र में सदस्य संख्या 296 से घटकर 229 तथा देशी रियासतों से आवंटित सदस्य संख्या 93 से घटकर 70 हो गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारतीय संविधान सभा को पूर्ण रूप से एक संप्रभु निकाय बना दिया। अब यह सभा भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बने किसी भी नियमों को जारी रखने या बदलने या समाप्त करने के लिए अधिकृत हो गई। क्या हो गई? अधिकृत।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान सभा संविधान निर्मात्री संस्था के साथ साथ भारत के अंतरिम विधायिका के रूप में अधिकृत की गई। अतः संविधान सभा स्वतंत्र भारत के प्रथम संसद के रूप में अस्तित्व में आई। संविधान निर्मात्री संस्था के रूप में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जब वह विधायी संस्था के रूप में कार्य करती थी तब उसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर द्वारा की गई थी। 17 नवंबर 1947 के भारतीय संविधान सभा प्रथम बार भारत डोमिनियन की विधायिका के रूप में बैठक की। इस बैठक में विधायिका के अध्यक्ष स्पीकर जी.वी. मावलंकर निर्वाचित किए गए। संविधान निर्माण के कार्य के लिए संविधान सभा में अनेक बड़ी एवं छोटी समितियों का गठन किया गया। गठन किया गया। संविधान निर्माण में संविधान सभा की सभी समितियों का महत्व रहा है। संविधान निर्माण में संविधान सभा की प्रारूप समिति के विशेष महत्व रहा है। अतः इस समिति की कार्य महत्ता को देखते हुए इनके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक या पिता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने नवनिर्मित भारतीय संविधान को अंगीकृत किया और संविधान सभा की उपस्थिति 284 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर हुआ। क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के 11 सत्र सेशन आयोजित हुए थे। भारतीय संविधान के प्रारूप ड्राफ्ट को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा का समक्ष प्रस्तुत किया। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर संविधान सभा के 3 वाचन हुए। क्या हुए? 3 वाचन हुए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को किया। प्रारूप समिति द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप प्रथम बार संविधान सभा के समक्ष फरवरी 1948 में पेश किया गया। संविधान सभा द्वारा इस प्रारूप पर अनेक सुझाव दिए। संविधान सभा के द्वारा दिए गए सुझावों पर विचारोपरांत प्रारूप समिति ने नया प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रस्तुत किया गया। अक्टूबर 1948 में प्रस्तुत प्रारूप पर संविधान सभा के 3 वाचन हुए। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अध्यक्ष एन. गोपाल स्वामी अयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव। स्वास्थ्य के आधार पर बी.एल. मित्रा के इस्तीफा देने के बाद एन. माधवराव इस समिति के सदस्य बनाए गए। टी.टी. कृष्णामाचारी, डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी इस समिति के सदस्य बनाए गए। संविधान सभा की बड़ी समितियाँ क्या है? संविधान सभा की बड़ी समितियाँ। समिति का नाम और अध्यक्ष, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो बी.आर. अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति का समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक जनजातियों एवं बाहरी क्षेत्रों के लिए सरदार पटेल। ठीक है। यहाँ पे अगला छठा है प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति बने, जो बिहार के रहने वाले थे। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाता है 7वां नंबर कि राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता वार्ता करने के लिए किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने बने। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट: सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति जो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा एवं बाहरी क्षेत्रों मामलों में संबंधित थी, उसे जुड़ी हुई 5 उप समितियाँ थी। उस 5 उप समितियाँ क्या क्या थी? ये 5 उप समितियाँ यहाँ पे दिया है। मौलिक अधिकार उप समिति कौन बना? तो जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी बना। उत्तर पूर्व मीमांसा जनजातीय क्षेत्र उप समिति गोपनीय बरदोल लोई। बाहर रहे एवं आंशिक रूप से बाहर रहे उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए समिति तो A.V. ठक्कर समिति। ठीक है, A.V. ठक्कर के द्वारा। ठीक है, समिति नहीं दोस्तों, ये है समिति का नाम ना। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति है ना, तो यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 जून 1947 के फैसले के उपरांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान पाकिस्तान के भूभाग हो गए। फलतः इन क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित उप समितियाँ को भारत के संविधान सभा द्वारा कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया।
फिर यहाँ पे दिया गया है संविधान सभा की छोटी समितियाँ। संविधान सभा की छोटी समितियाँ है ना, जैसे कि वित्त एवं कर्मचारी समिति कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अलादि कृष्ण स्वामी। सदन समिति हाँ बी पटाभी सितारमैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी। हाँ राष्ट्रध्वज संबंधों तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचारी। एस वरदाचारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समितियां बी पटाभी सितारमैया। संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधानों संबंधी समितियां नलिनी रंजन सरकार। नलिनी रंजन सरकार संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एस के धर भाषाई प्रांत आयोग। एस के धर भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समितियां जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी। एस वरदाचारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जब भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हो रहा था तो उसी दौरान 8 जुलाई 1946 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी ओर से भावी संविधान पर विचार करने के लिए विशेष समिति का गठन किया। यह समिति संविधान सभा के पृथक कांग्रेस पार्टी के एक आंतरिक समिति थी। संविधान पर कांग्रेस पार्टी की इस विशेषज्ञ समिति में शामिल लोग थे। कौन कौन थे? कौन कौन लोग शामिल थे? यहाँ पे दिया है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, एम आसफ अली के एम मुंशी। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे है कि एन गोपालास्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गॉडविल, हुमायूं कबीर और के संथानम। कांग्रेस के इस विशेष समिति में जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को सदस्य एवं संयोजक है ना कन्वेनर के रूप में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है संविधान के मसौदा के लिए गठित कांग्रेस के इस विशेषज्ञ समिति को 2 बैठक हुई थी। पहली बैठक 20 जुलाई 1946, दूसरा हुआ 22 जुलाई 1946 दिल्ली में तथा दूसरी बैठक 15 अगस्त 1946 से 17 अगस्त 1946 को बम्बई में हुई। मैं इस पॉइंट को फिर पढ़ देता हूँ कि संविधान मसौदा के लिए गठित कांग्रेस की इस विशेषज्ञ समिति की 2 बैठक हुई। पहली बैठक 20 जुलाई 1946 से 22 जुलाई 1946 तक दिल्ली में। दूसरी बैठक 15 अगस्त 1946 से 17 अगस्त 1946 को बम्बई में हुई थी। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे दिया जाता है कि संविधान के प्रारूप ड्राफ्ट पर हुए 3 वाचन है ना, क्या है? तो प्रथम वाचन ड्राफ्ट रीडिंग 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन सेकेंड रीडिंग 15 नवंबर से 1948 से 17 नवंबर 1949। तृतीय वाचन थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार करने या स्वीकार करने की तिथि 26 नवंबर 1949। इस समय संविधान में कुल क्या थी? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ है ना, ये याद रखेंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार के उपरांत संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को की, जिसमें तत्काल उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर अंतिम रूप से संविधान पर किया। 284 कितना? 284 याद रखेंगे दोस्तों है ना। अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किया, साइन किया। फिर यहाँ पे दिया है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। कितना? कब? तो 24 जनवरी 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान को भंग कर दिया गया और उसे पूर्ण रूप से अंतरिम संसद के रूप में 26 जनवरी 1950 का परिवर्तित कर दिया। इसके बाद यहाँ पर 26 जनवरी 1949 को नवनिर्मित संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को ही नवनिर्मित संविधान के कुछ उपबंध लागू कर दिए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी एवं परिवर्तनशील संक्रमणीय उपबंध लागू हो गए। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 के प्रावधान 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हो गए है ना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। यह तिथि हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में स्थापित हो गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस तिथि का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है।
संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया तो याद रखना 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, है ना, राष्ट्रीय गान क्या होता है, जन गण मन अधिनायक जय, है ना, राष्ट्रीय गान किसने लिखा है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, राष्ट्रीय गीत पहले क्या है तो वंदे मातरम, ठीक है, जो किसने गाया है तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत आपको अपनाया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत का सदस्य को स्थापित किया, भारत के सदस्य को स्थापित किया। कब तो मई 1949 में। यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में यहाँ पे दिया है, कुछ लोगों द्वारा भारतीय संविधान सभा की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। जो सही रूप में प्रतिनिधि सभा नहीं थी, संप्रभु सभा नहीं थी, 3 में है कांग्रेस प्रभुत्व वाली सभा, 4 में है वकीलों एवं राजनीतिकों के वर्चस्व वाली सभा, 5 में है हिंदुओं के प्रभुत्व वाली सभा। इन सभी को किया गया है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि संविधान सभा के 11 शस्त्र। तो प्रथम शस्त्र 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946, द्वितीय, ठीक उसी तरह से सभी शस्त्र को आप लोग देख लीजिएगा, हम, है ना। ये 11वां शस्त्र हम बोल देते हैं। 11वां शस्त्र 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात की गई है, यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य की बात की गई है। यहाँ पे देखते हैं, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया था। प्रेम बाहरी नारायण राय ज्यादा भारतीय संविधान के सुलेख कॉलिंग्राफर थे। मूल संविधान को उनके द्वारा प्रवाहमय इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया गया था। इसके बाद फिर दिया है यहाँ पे, संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया था, जिसमें प्रमुख व्यक्ति नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा थे। संविधान के मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रामजादा द्वारा सुलेखित किया गया और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा इसे सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया। सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कानून सलाहकार नियुक्त किया गया था। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया था। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टन मैन नियुक्त किया गया था। ठीक है, इन सभी यानी कि संविधान को लिखते समय में कौन किस तरह से काम किया है उसके बारे में दिया है। और यहाँ पे दिया है कि अंतरिम सरकार का गठन 1946, है ना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत वायसराय ने अंतरिम सरकार का गठन के लिए भारतीय नेताओं को प्रस्ताव भेजा। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार के गठन में हिस्सेदारी के मुद्दे पर अड़चनें उत्पन्न की गई। मुस्लिम लीग की शर्तें अतार्किक थी, जैसे सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को होगा। मुस्लिम लीग की शर्तें स्वीकार योग्य नहीं थी। क्या थी? शर्तें स्वीकार योग्य नहीं थी। अंततः वायसराय वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार के रूप में के लिए आमंत्रित किया। 2 दिसंबर 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार गठित की गई। इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वायसराय वेवेल हुए, जबकि उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। आरंभ में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। वायसराय वेवेल के प्रयास 26 अक्टूबर 1946 के मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में शामिल होने के निर्णय के बाद इन अंतरिम सरकार के पहले के रूप में सदस्यों जैसे सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा शफात अहमद खां को मंत्रिपरिषद से हटाकर मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों लियाकत अली, आई चुंदरीगर, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल और गजनफर अली खां को शामिल किया गया। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद अध्यक्ष वायसराय सहित इस परिषद में कुल 15 लोग थे। क्या थे? 15 लोग थे। फिर यहाँ पे बात किया है 1946 के अंतरिम सरकार, वायसराय वेवेल अध्यक्ष, ठीक ना। तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले, ठीक है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। CH भाभा कार्य एवं खनन ऊर्जा मंत्री। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री।
लियाकत अली खान मुस्लिम लीग वित्त विभाग मंत्री, आई चुनरीगर मुस्लिम लीग वाणिज्य विभाग मंत्री, अब्दुल रब निस्तार मुस्लिम संचार विभाग मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग विधि मंत्री, हाँ गजनफर अली खान मुस्लिम लीग स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है स्वतंत्रता, क्या है स्वतंत्रता स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में, है ना, सब व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे दिया है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले वैज्ञानिक शोध पर काम करते थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह राज्यों मामले और सूचना एवं प्रसारण के प्रति काम करते थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री काम करते थे, है ना। मौलाना अब्दुल कलाम शिक्षा पर, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन पर, आर.के. षणमुखम शेट्टी वित्त पर, हाँ बी.आर. अम्बेडकर विधि पर, जगजीवन राम श्रम पर, सरदार बलदेव सिंह रक्षा पर, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य पर, C.H. भाभा वाणिज्य पर, है ना। फिर यहाँ पे दिया है रफ़ी अहमद किदवई संचार पर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति पर, नरहर विष्णु गौडविल कार्य एवं खनन ऊर्जा पर काम करते थे। ठीक है, तो आप लोगों का ये बहुत अच्छा लगा होगा रिवीजन करने में। तो आप लोग BN क्लासेस खास चैनल को दोस्त अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस न्यू चैनल का आप लोग दिल से सपोर्ट करें। क्या करें? सपोर्ट करें। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं फिर हम अगला सेट को लेकर के, अगला क्लास को लेकर के। ठीक है, चैप्टर नंबर हम कल आएंगे आपको, चैप्टर नंबर कितना लेकर के? 4 लेकर के। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, हम करवाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल।